आइए आज देखते हैं अब अगला टॉपिक वनस्पति विज्ञान। इस वनस्पति विज्ञान का इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। फिर यही क्वेश्चन पूछ दे कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। फिर पादपों का वर्गीकरण कैसे हुआ था, तो पादपों का वर्गीकरण जो है यह एकलर जो कि 1833 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप में किए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पादपों का वर्गीकरण किसने किया था, तो यह जो किए थे एकलर ने किए थे। कब किए थे, तो 1833 में किए थे। तो देख लेते हैं पादप जगत कितने पार्टों में बांटा गया था। तो पादप जगत जो है दो पार्टों में बांटा गया था। एक अपुष्पोद्विद है और दूसरा है पुष्पोविद वर्ग है। तो अपुष्पोविद जो है ये 3 पार्टों को होता है। कौन कौन सा होता है, तो थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है, उसके बाद टेरिडोफाइटा होता है। थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा भी 3 प्रकार का होता है, शैवाल होता है, कवक होता है और जीवाणु होता है। फिर इधर देख लेते हैं पुष्पविद वर्ग। पुष्पविद वर्ग जो दिया गया है ये भी 2 प्रकार का होता है, नग्न बीजी होता है, उसके बाद अविर्त बीजी होता है। अविर्त बीजी जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक बीजपत्री और द्वितीय बीजपत्री होता है। तो इसके बारे में एक एक करके हम बारी बारी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अपुष्पित पौधा के बारे में जानते हैं। तो यह जो होता है इस वर्ग में पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा पौधा का रूप होता है जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता है। तो यह जो होता है अपुष्पोद्विद जो पौधा है उसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता है। निम्न समूह में बांटा गया, इसे भी कई प्रकार में बांटा गया। कौन कौन सा था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले हम लोग थैलोफाइटा देखते हैं। थैलोफाइटा जो है यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। यही क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो वह थैलोफाइटा है। जो कि इस समूह के पौधे का शरीर कैसा होता है, तो सुकाय होता है, अर्थात पौधे जड़, तना और पत्ती आदि में विभक्त नहीं होता है। इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। याद रखिएगा इसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो संवहन ऊतक इसमें पाया जाता है। अगला देखते हैं टॉपिक। अगला जो टॉपिक है वह है शैवाल के बारे में देखते हैं। शैवाल जो होता है, शैवाल इस प्रकार का दिखाई देता है, जो कि इसके बारे में हम डिटेल बताने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें शैवाल कैसा होता है। तो शैवाल के बारे में देख लेते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल के अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग फाइकोलॉजी कहता है। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। अगला दिया गया शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त और संवहन ऊतक रहित आत्मपोषी होता है। याद रखिएगा शैवाल कैसा होता है, तो यह जो होता है पर्णहरित युक्त होता है, जो कि संवहन ऊतक रहित होता है, और आत्मपोषी होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। यह शरीर इसका जो होता है ये भी सुकाय सदृश का होता है। अगला देख लेते हैं इसके लाभदायक शैवाल कितने होते हैं। तो देख लेते हैं लाभदायक शैवाल के बारे में एक एक के बारे में। तो पहला दिया गया भोजन के रूप में प्रयोग जो होता है वो होता है फोरनफाइरा होता है, फिर अल्बा होता है, सारगासन होता है और लेमिनेरिया होता है। उसके बाद नास्टॉक होता है। लेमिनेरिया से आयोडीन निकाला जाता है। यह भोजन के रूप में बहुत लाभदायक होता है। अगला देख लेते हैं आयोडीन बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो आयोडीन बनाने में प्रयोग जो होता है लेमिनेरिया का प्रयोग होता है, फ्यूकस का होता है, एकलोनिनिया का होता है। तो याद रखिएगा ये लेमिनेरिया बहुत फेमस है, इससे ये समुद्र में पाया जाता है, इससे आयोडीन निर्माण होता है। अगला देख लेते हैं खाद के रूप में। खाद के रूप में क्या होता है, तो खाद के रूप में नॉस्टक होता है, एनबीना होता है और केल्प होता है। अगला दिया गया औषधि बनाने में कौन से शैवाल का प्रयोग होता है, तो यह जो होता है कैलोरुला से कैलोरीन नामक प्रतिजैविक और लेमिनेरिया से टिंचिंग आयोडीन बनाया जाता है। अगला देख लेते हैं अनुसंधान कार्यों में क्या प्रयोग होता है। तो अनुसंधान कार्यों में क्लोरा एसिटेबुलेरिया और बेलोनिया बनाया जाता है। यह जो सब क्या है, तो यह जो शैवाल का नाम था। अगला देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया नोट करके। तो दिया गया कैरोलेरा जो है नामक शैवाल के अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन युक्त भोजन या जल या ऑक्सीजन के लिए अंतरिक्ष में कौन से शैवाल के लोग लेके जाते हैं। तो यह जो लेके जाते हैं कैलोरेला को लेके जाते हैं। अगला टॉपिक अब हम देखने वाले हैं जो कि कवक के बारे में। ये जो है कवक है, यहाँ जो भी चीज़ फोटो दिया गया वो कवक का दिया गया है। तो देखिए कवक ये ऐसे होते हैं, ये सब कवक का पार्ट है। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या दिया गया है।
कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहलाता है। तो इसका क्या करता है कि अंग्रेजी टर्म ही ज़्यादा पूछ देता है, तो याद रखिएगा माइकोलॉजी जो होता है कवक के अध्ययन को कहते हैं। अगला दिया गया है, कवक पर्ण हरित रहित और सकेंद्रीय संवहन उत्तकहित और थैलोफाइटा है, जो कि मशरूम एक क्या है, तो मशरूम भी एक कवक ही है। अगला देख लेते हैं, कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कि कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है, तो यह जो होता है ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। फिर इसकी कोशिका भित्ति जो होता है काइटिन की बनी होती है। याद रखिएगा, कोशिका भित्ति कवक की किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। अगला दिया गया है, सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि डबल रोटी के निर्माण में कौन सा कवक का प्रयोग किया जाता है, यह जो किया जाता है सैक्रोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि कवक जो होता है पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करता है। सबसे अधिक हानि रस्ट और अष्ट से होता है, जो कि पौधे में कवक के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग निम्न है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा पौधे में कवक द्वारा रोग होता है। तो दिया गया है यहाँ सरसों का सफ़ेद रस्ट जो होता है ये भी कवक के द्वारा होता है, और गेहूं का ढीला अस्मट यही क्या होता है, तो ये भी कवक के द्वारा होने वाला रोग है। अगला दिया गया गेहूं की कीटू रोग। गेहूं का कीटू रोग क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यह किसके कारण होता है, यह जो होता है कवक के द्वारा होता है। अगला देख लेते हैं, आलू का अंगमारी। अंगमारी जो रोग है आलू का, वो भी किसके कारण, तो कवक के द्वारा होता है। अगला देख लेते हैं, गन्ने का लाल उपक्ष। गन्ने का लाल उपक्ष जो है ये भी किसके कारण होता है, तो यह जो होता है कवक के द्वारा ही होने वाला रोग है। अगला देख लेते हैं, दिया गया मूंगफली का टिस्का रोग, आलू का मस्का रोग, उसके बाद धान का भूरी ऊर्जा चिन्हित और आलू का पछेला अंगमारी, और अगला दिया गया पुंकारों की डोपिंग रोग। ये सब जो रोग दिया गया वो किससे होता है, यह जो होता है कवक के द्वारा होने वाला रोग है। अगला दिया गया, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है, यहाँ दिया गया नोट करके, एल्फा नामक विष कवक से बनता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्फा नामक विष जो है वह किससे बनता है, यह जो बनता है वह कवक के द्वारा बनता है। अगला देख लेते हैं, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट करके दिया गया है, तो यहाँ रोग दिया गया, बाकी इधर कवक दिया गया। दिया गया कि कौन सा रोग किस कवक से होता है, तो देख लेते हैं, यहाँ दिया गया है दामा। दामा जो है एस्कमर्जिस फ्यूमिगेट्स के द्वारा होता है। फिर एथलीट फूट। एथलीट फूट जो होता है टीनिया पेडिस के नाम से कवक से होता है। फिर यहाँ खाज दिया गया, खाज जो है एक्रेस स्केबीज होता है। फिर गंजापन। गंजापान जो है यह गंजापन जो है यह टीनिया कैपिटिस के कवक के द्वारा होता है। फिर अगला दिया गया दाँत। दाँत जो होता है टाइकोफाइटन लेस्कोसस जो है इसके द्वारा होता है। तो ये याद रखिएगा, ये मानव में होने वाले रोग जो था यह किस कवक से कौन सा रोग होता है उसके बारे में यहाँ दिया गया था। अगला दिया गया गन्ने का लाल उपक्षय रोग जो है वह किसके कारण होता है, यह तो होता है कैलोट्रोटाइकम फैलेकेटस के द्वारा। यह जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ देता है। अगला हम लोग अब देखने वाले हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन जो होता है उसकी आकृति इस प्रकार की होती है, ये पौधे में लाइकेन जो होता है इस प्रकार के दिखता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लाइकेन क्या होता है, तो यह कवक तथा शैवाल दोनों को मिल के बनती है। याद रखिएगा, लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल दोनों को मिलकर बनता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कवक और शैवाल दोनों मिलकर क्या निर्माण होता है, तो यह निर्माण जो होता है लाइकेन निर्माण होता है। इसमें कवक तथा शैवालों के संबंध परस्पर सहजीवी होते हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कवक और शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी कैसे होते हैं, तो यह जो लाइकेन के कारण होते हैं, लाइकेन बनता है उसी में, जैसे कवक और शैवाल जब दोनों साथ में रहते हैं तो लाइकेन का निर्माण होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कवक जल खनिज लवण और विटामिन आदि शैवाल को देता है, और शैवाल प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक एक शैवाल के बीच इस तरह का सहजीवी संबंध का हैलोटिप्ज कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसे होते हैं, जैसे कवक जल खनिज लवण विटामिन आदि शैवाल को देते हैं, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह की सहजीवी संबंध को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे जानते हैं हैलोटिप्ज के नाम से जानते हैं। अगला देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा दे दिया गया है, विषाणु जनित मानव रोग दिया गया है। तो विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है, तो HIV होता है, फिर यहाँ हेपेटाइटिस बी होता है, फिर एल्बो वायरस होता है, फिर एडिनो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, रेबीज वायरस होता है। उसके बाद ये सब जो दिया गया है सब वायरस से होने वाला, विषाणु से होने वाला रोग है, जो कि मानव में यह सब रोग होता है। आगे देख लेते हैं हम,
क्वेश्चन पूछ देगा कि लाइकेन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो लाइकेन शब्द सर्वप्रथम ने एक ग्रीक दार्शनिक थे जो थियोफ्रैक्टस थे, इन्होंने दिया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाइकेन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो थियोफ्रैक्टस ने दिए थे। और लाइकेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहलाता है। आकार और संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। वह कौन कौन सा वर्ग है, तो देख लेते हैं। पहला है क्रिस्टोस, क्रिस्टोस है फोलियोज और फ्रूटिकोज है। याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं, तो यह क्रेस्टोज होते हैं, फेलियोज होते हैं और फ्रूटिकोज होते हैं। फिर अगला देखते हैं, पॉइंट दिया गया लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा लाइकेन में प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो कायिक होते हैं, लैंगिक होते हैं, अलैंगिक होते हैं। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। कायिक जनन होते हैं, उसके बाद लैंगिक जनन होते हैं, उसके बाद अलैंगिक जनन होते हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषक का संकेतक होता है। जहां लाइकेन पाया जाता है वहां माना जाता है कि वायु प्रदूषक बहुत शुद्ध है, लेकिन जहां लाइकेन कम पाया जाता है वहां माना जाता है वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हम लोग लाइकेन को वायु प्रदूषण के संकेतक मानते हैं। जहां वायु प्रदूषक अधिक होती है वहां लाइकेन नहीं उगते हैं। जैसे जहां सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषक में क्या होता है, तो SO2 प्रदूषक को सर्वोत्तम सूचक है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछ देगा कि लाइकेन सर्वाधिक किसकी सूचक है, या SO2 गैस का, सल्फर डाइऑक्साइड का यह सूचक है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा, अभी जो आपको फिगर में दिखाया था वो पेड़ों पे उगने वाले छाल ही दिखाए थे। तब पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को हम लोग कोटिकोल्स कहते हैं। याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कोटिकोल्स क्या है, तो पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कोटिकोल्स कहते हैं। अगला देख लेते हैं, खाली चट्टानों पर उगने वाले को क्या कहते हैं, तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को हम लोग सेक्सिकोल्स कहते हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। याद रखिएगा लाइकेन जो होता है मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करता है। अगला दिया गया अर्चिल और लेकनोरा जैसे लाइकेन से नीले रंग प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि किस लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। यह जो प्राप्त किया जाता है अर्चिल से और लेकनोरा लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर किसका बना होता है। तो प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर जो है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला देख लेते हैं, लेबरेरिया, लेबरेरिया जो है इर्वेरिया आरेमेनेरिया आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। अब परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी के दवा बनाने में किया जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक आसनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक आसनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है डायरिया, हाइड्रोफेबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार के औषधि लाइकेन से बनाई जाती है। और कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे रेंडियर मास जो है या कैलोडोनिया को आर्टिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वही दिया गया आइसलैंड मॉस को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है यूरोपीय देशों में किसे केक बनाने की प्रयोग किया जाता है, तो यह जो किया जाता है आइसलैंड मॉस का प्रयोग किया जाता है। फिर दिया गया जापान के निवासी जो है इंडो कंपन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। और दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन बनाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा दक्षिण भारत में भी प्रयोग होता है परमेलिया लाइकेन का। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, थोड़ा ऊपर में एक हाईलाइट करके दिया गया। तो देख लेते हैं विषाणु, विषाणु की खोज किसने किया था, तो विषाणु की खोज रूस वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में किए थे, जो कि तंबाकू के मोजैक रोग पर खोज के समय इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इस कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा सजीव और निर्जीव की कड़ी किसे कहा जाता है, यह जो कहा जाता है विषाणु को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, विषाणु के निर्जीव होने का लक्षण क्या है, तो ये केसा रूप में नहीं होते हैं। इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थों को भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। अगला है सजीव जैसे लक्षण कैसे होते हैं, तो यह जो होते हैं इनके न्यूक्लिक और अम्ल का द्विगुण होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। अगला दिया गया है परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन होता है। तो पहला होता है पादप विषाणु। पादप विषाणु जो होता है
इसका न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए पाया जाता है। अगला दिया गया जंतु विषाणु। जंतु विषाणु जो होता है इसमें डीएनए का कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें डीएनए तथा कभी कभी इसमें आरएनए भी पाया जाता है। अगला जो होता है बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी होता है, जो कि ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इसमें डीएनए पाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी में कौन चीज पाया जाता है, तो इसमें डीएनए पाया जाता है। अगला देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ दिया गया इसका एग्जाम्पल T2 फेज जो है यह बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी का एग्जाम्पल है। अगला नोट करके दिया गया है, जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उसे हम लोग रेटी विषाणु कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उससे हम लोग जानते हैं रेटी विषाणु के नाम से जानते हैं। आइए यहाँ फिगर में दिया गया जीवाणु कैसे होते हैं। यह जो दिया गया है जीवाणु की सूक्ष्म संरचना दिया गया है। इसमें जैसे यह सेल है, सेल में देखिए राइबोसोम होता है, कोशिका द्रव होता है, उसके बाद कोशिका भित्ति होता है, केंद्रक भाग होता है, मोसोजोम होता है, उसके बाद प्लाज्मिक होता है, उसके बाद पॉलीसोम होता है, कोशिका भित्ति। उसके बाद देखिए इसमें जीवाणु जो होता है फ्लैजेला जो जीवाणु है इसमें आंतरिक हो रहा है। तो ये जो संरचना दिया गया है यह जीवाणु का दिया गया है। इसके बारे में एक एक करके हम जानते हैं। आइए देखते हैं जीवाणु। जीवाणु है, इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने किया था। याद रखिएगा, जीवाणु की खोज किसने किया था, तो यह किए थे ल्यूवेनहॉक ने किए थे, जो कि जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो ये ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, एहरेनबर्ग जो कि 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवाणु नाम किसने दिया था, तो यह एहरेनबर्ग ने दिए थे। अगला देख लेते हैं, जीवाणु जो होता है उसका शेप दिया गया है यहाँ। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, तो जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है बैसिलस होता है, अगला है कोकस होता है, अगला दिखा देते हैं विब्रियो होता है, उसके बाद स्प्रिलम होता है। तो ये 4 प्रकार के यह जीवाणु होते हैं, जो कि यह चारों प्रकार आपको फिगर में दिखा दिया गया। इसके बारे में एक एक करके हम देख लेते हैं कैसे होते हैं। तो 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कोरला तथा तपेदिक की जीवाणु की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। वही 1812 से 1892 में लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका दूध के पॉस्चराइजेशन की खोज की है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि रेबीज का टीका किसने खोज किया था, तो लुई पाश्चर ने किए थे। वही दूध के पॉस्चराइजेशन किसने खोजा थे, तो ये भी लुईस पाश्चर ने खोजे थे। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। जैसे आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो दिया गया छड़ाकार या बैसिलस, जो कि अभी फिगर में आपको दिखाए थे। छड़ाकार या बैसिलस जो होते हैं ये छड़ नुमा या बेलनकार होते हैं। याद रखिएगा, ये इसका आकृति कैसा होता है, तो एक छड़ के जैसा होते हैं या बेलन की तरह यह पाया जाता है। अगला दिया गया गोलाकार या कोकस। अगला दिया गया गोलाकार कोकस जो होता है ये गोलाकार होता है, यह सबसे छोटी जीवाणु होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है, यह गोलाकार या कोकस जो जीवाणु होते हैं, जो उसकी आकृति होता है वो सबसे छोटा जीवाणु होते हैं। अगला हो गया दिया गया कोमा आकार। कोमा आकार क्या होता है, तो जो कोमा आकार जैसे है इसी को हम लोग अंग्रेजी में विब्रियो कहते हैं। अंग्रेजी के चिन्ह जो कोमा होता है उसी के आकार के यह होता है। उदाहरण के लिए विब्रियो कालेरी जो इसकी एग्जाम्पल है। अगला दिया गया सर्पिलाकार। सर्पिलाकार जो होता है या स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के होते हैं, तो जो कि हम आपको फिगर में पहले ही भी दिखा दिए हैं, इसको पीडीएफ में भी दे देंगे, आप लोग वहां से इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। आइए देखते हैं, अगला पॉइंट दिया गया दूध का अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पॉस्चराइजेशन करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिक समय तक दूध को रखने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, यह जो करते हैं पॉस्चराइजेशन करते हैं। पॉस्चराइजेशन की खोज किसने किया था, यह किए थे लुईस पाश्चर ने। यही यहाँ दिया गया इसकी 2 विधि होती है। पॉस्चराइजेशन करने की विधि जो होती है 2 विधि होती है। कौन कौन सी, तो पहला जो होता है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड होता है, LTH कहते हैं। फिर दूसरा जो होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड होता है। तो देख लेते हैं एक एक करके। तो लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड जो है इसमें क्या किया जाता है कि दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड दूध की जो पॉस्चराइजेशन की मेथड है उसमें कितने टेम्परेचर पर दूध को गर्म किया जाता है। यह जो होता है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। फिर अगला देख लेते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड जो है, ये इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें दूध को 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। याद रखिएगा, इसमें क्या करते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड पे, तो इसमें दूध को 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं।
अगला देख लेते हैं एनाबीना और तथा नास्टक जो है नामक साइनोबैक्टीरियन वायुमंडल में N2 का स्थिरीकरण करता है। याद रखिएगा ये जो दिया गया है एनीबीना होता है और नास्टक जो होता है, यह दो साइनोबैक्टीरिया है जो कि वायुमंडल में N2 का स्थिरीकरण करते हैं। अगला दिया गया राइजोबियम और बैडरी राइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियों लेगुमिनोसी मटर कुल के पौधे की जड़ों के में रहते हैं और वायुमंडल में N2 का स्थिरीकरण करते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि मटर के पौधे में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो यह जो होते हैं राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम होते हैं, जो कि यह मटर के पौधे के जड़ में यह पाए जाते हैं और वह मिट्टी के साथ स्थिरीकरण करके वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया, तो दिया गया एंजियोबैक्टर तथा एंजियोस्पाइलिम जो कि तथा कैलोस्ट्रिडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है और मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु को नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के साथ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, तो यह जो करता है एजोटोबैक्टर करता है और एजोस्पाइलिम करता है तथा क्लेओस्ट्रिडियम जो है, यह तीन प्रकार के जीवाणु जो होते हैं यह मिट्टी के साथ स्थिरीकरण करते हैं वायु के प्रेजेंस में। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि चमड़े उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने के लिए जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने के कार्य किसके तहत किया जाता है, तो यह जो किया जाता है जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। इसमें चमड़ा जो होता है कमाना कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो चमड़ा कमाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि अगला पॉइंट अचार मुरब्बे शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणु का जीव द्रव कुंचन हो जाते हैं तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अचार मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते हैं। तो कारण यही है कि ज़्यादा दिन तक अचार या मुरब्बा कैसे रह जाता है, तो उसमें जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम लोग उसमें चाशनी ज़्यादा कर देते हैं या उसमें नमक ज़्यादा डालते हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया है शीत संग्रहालय जो है में न्यूनतम ताप -10 डिग्री सेंटीग्रेड से -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामग्री की संचय करते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं हम ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा के बारे में जानने से पहले थोड़ा उसका फिगर में हम समझ लेते हैं। तो ये जो है रिचिया जो है ये ब्रायोफाइटा एक है, फिर यहाँ एक ब्रायोफाइटा है, फिर अगला दिया गया है ये ब्रायोफाइटा का एक रूप है, ये भी ब्रायोफाइटा का रूप है। सबके बारे में एक एक जान लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा होता क्या है, यह सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां शामिलित की गई है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रायोफाइटा में लगभग कितनी जातियां शामिल की जाती है, तो लगभग 25,000 जातियां जो शामिल की जाती है। जो कि यह कैसा पौधा है, तो यह है सबसे सरल स्थलीय पौधे के समूह है। अगला देख लेते हैं, इसमें संवहन ऊतक तथा जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रायोफाइटा में जाइलम एवं फ्लोएम पाया जाता है कि नहीं, तो इसमें जो होता है जाइलम और फ्लोएम जो होता है पूर्णतः उसका अभाव होता है। अगला देख लेते हैं, इस समुदाय की वनस्पति जगत के उभयचर एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है वनस्पति जगत के उभयचर किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि इस समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता कौन करता है, तो यह जो करता है ब्रायोफाइटा करता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है स्फेगनम नामक मॉर्स अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है, इसलिए माली इसका उपयोग पौधे का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि माली किस पौधे का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पौधे ले जाने में प्रयोग करते हैं ताकि उसका पौधा सूख ना सके, यह जो करते हैं स्फेगनम का प्रयोग करते हैं, जो कि अपने भार से 18 गुना अधिक पानी वो सोख के रखता है अपने अंदर। अगला देख लेते हैं, दिया गया है स्फेगनम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा ब्रायोफाइटा है जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह जो किया जाता है स्फेगनम मॉस का प्रयोग किया जाता है। अगला दिया गया स्फेगनम मस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा मस है जिसका प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, यह हो जाएगा स्फेगनम मस हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं अब टेरिडोफाइटा के बारे में। अब एक एक करके हम टेरिडोफाइटा के बारे में देखेंगे। यहाँ जो फिगर दिया गया है ये टेरिडोफाइटा के बारे में दिया गया है पूरा, तो इसके बारे में एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं पहले टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है? तो यह इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों और पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा टेरिडोफाइटा कहाँ पाए जाते हैं? तो यही समूह के पौधे जो होते हैं, नमी जहाँ होता है, नमी हो और छायादार स्थान हो, जैसे जंगल और पहाड़ों पर अधिकतम ये पाए जाते हैं। अगला दिया गया है कि पौधे का शरीर कैसा होता है? तो पौधे का शरीर जो होता है जड़, तना, शाखा और पत्तियों में विभक्त रहता है। तना साधारण राइजोम के रूप में होता है। तना जो होता है साधारण राइजोम के रूप में पाया जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है पौधे बीजाणु जनक होते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि टेरिडोफाइटा का पौधा कैसे होते हैं? तो यह जो होते हैं बीजाणु जनक होते हैं, जो कि जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि इस समुदाय के पौधे का संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होता है, परंतु जाइलम में वेसेल एवं फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं होते हैं। याद रखिएगा, यह जो टेरिडोफाइटा होता है इसमें संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होता है, जबकि इसमें क्या होता है कि जाइलम में वेसेल एवं फ्लोएम में सहन कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा आप लोग। अगला देख लेते हैं पुष्पोद्भिद या फूल वाले पौधे। अब पादप जगत के हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट जो था पुष्पोद्भिद वर्ग जो था उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हम अभी अपुष्पोद्भिद जो था पार्ट उसका हम कवर कर चुके हैं। अगला जो है पुष्पोद्भिद वर्ग है, इसके बारे में देखते हैं, जो कि ये दो प्रकार के होते हैं, नग्न बीज होते हैं और आवर्त बीज होते हैं। आवर्त बीज कितने प्रकार के होते हैं? तो यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पुष्पोद्भिद वर्ग के बारे में। तो इस समूह के पौधे जो होते हैं पूर्ण विकसित होते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्ण विकसित किस वर्ग के पौधे होते हैं? तो पुष्पोद्भिद के जो पौधे होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं, जो कि पौधे में फूल, फल, बीज तीनों होते हैं। इस समूह के पौधे को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग? तो नग्न जीव होते हैं, अविर्त बीज होते हैं। यहाँ नग्न बीज के बारे में जो दिया गया है उसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ फोटो में दिखाया गया है। देखिए, जैसे जामिया है, जामिया जो है नग्न बीज पौधा है। फिर यहाँ दिया गया तूजा, फिर यहाँ दिया गया पोडोकोपस दिया गया है, फिर दिया गया गिनको बिबुआ, और अगला दिया गया पीनस दिया गया। ये सब जितने भी दिए गए हैं ये नग्न बीज पौधे होते हैं। तो इसके बारे में आइए देखते हैं हम। अगला जो दिया गया है नग्न बीज पौधे के बारे में दिया गया है, जो कि इसके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। जो कि यह जो पौधा होता है नग्न बीज का, या झाड़ी के रूप में, या इसका पतला पतला पत्ती जो होता है वो भी पतला होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि पौधे जो होते हैं काष्ठीय होते हैं, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इसकी मुसाल जड़ें पूर्ण विकसित होती है। अब परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि नग्न बीजी पौधे में परागण की क्रिया कैसे होती है? तो यह जो होता है वायु द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला दिया गया ये मरुद्भिद होते हैं। याद रखिएगा ये कैसे होते हैं? तो ये मरुद्भिद होते हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा जो है सिकोया सेम्परवीरेंस इसी के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा क्या होते हैं? तो वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा जो है सिकोया सेम्परवीरेंस इसी के अंतर्गत आते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया किसे कहा जाता है? यह जो कहा जाता है सिकोया सेपरवीरेंस को कहा जाता है। यह किस जगत का पौधा है? यह जो है नग्न बीजी वर्ग का पौधा है। अगला देख लेते हैं, सबसे छोटा आवर्त बीजी पौधा कौन सा होता है? तो सबसे छोटा आवर्त बीजी पौधा जो होता है जैमिया पिग्मिया होता है। याद रखिएगा, जैमिया पिग्मिया जो है वह सबसे छोटा अनावृत्ति बीजी पौधा है। फिर अगला दिया गया जीवित जीवाश्म साइकस। जीवित जीवाश्म साइकस जो है जिंगो बाइलोहा और मेटासिकोया है। याद रखिएगा, जीवित जीवाश्म जो होता है साइकस, जिंगो बाइलोआ और मेटासिकोया आता है। इसका जो हो जाएगा साइकस, जिंगो बाइलोआ और मेटासिकोया, जो कि जीवित जीवाश्म है। अगला देख लेते हैं जिंगो बाइलोआ। तो जिंगो बाइलोआ जो है मेंडल हेयर ट्री के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, मेंडल हेयर ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है जिंगो बाइलोमा को जाना जाता है, बाइलोआ को जाना जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया साइकस। साइकस जो होता है, साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि पादप जगत में सबसे बड़े कौन होते हैं? तो सबसे बड़े जो होते हैं साइकस के बीजांड और नर युग्म पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया पाइनस। पाइनस के परागण इतनी तादाद में होती है कि पीले बादल बन जाते हैं। याद रखिएगा किसके परागण होने से पीले बादल के रूप में बन जाता है, तो यह जो बनता है पाइनस के परागण से बन जाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग, जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व जो भोजन के रूप में क्या उपयोग होता है, तो इसका भोजन के रूप में जो उपयोग होता है, साइकस के तनों में मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि साबूदाना का निर्माण कैसे होता है। जो हम लोग कभी व्रत व्रत कोई करता है तो साबूदाना जो खाता है वो साबूदाना किसका बना होता है, तो वह जो बनता है साइकस के तने से मंड निकाल कर जो बनता है उसी से साबूदाना का निर्माण होता है। इसलिए साइकस को हम लोग सागो पाम भी कहते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइगो पाम किसे कहा जाता है, तो साइगो पाम जो है साइकस को कहा जाता है, जो कि साइकस से ही हम लोग साबूदाना का निर्माण करते हैं। अगला दिया गया लकड़ी के रूप में। लकड़ी के रूप में जो प्रयोग होता है वह सबसे अच्छा जो है चीड़ है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में पाइन कहते हैं, फिर सिकोया है, फिर देवदार है, फिर स्प्रू है, आदि लकड़ियों के फर्नीचर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर अगला जो है वाष्पीय तेल। तेल के रूप में कौन कौन सा, तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि तारपीन का तेल किस पेड़ से निकाला जाता है, तो यह चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। अगला देवदार की लकड़ी से सेंड्रस तेल निकाला जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है देवदार की लकड़ी से क्या निकाला जाता है, तो देवदार की लकड़ी से सेंड्रस तेल निकाला जाता है। फिर यहाँ दिया गया जीनोपेरस की लकड़ी से सेंड्रकास्ट तेल निकाला जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सेंड्रकास्ट तेल किस पौधे से निकाला जाता है, तो यह जो निकाला जाता है जूनिपेरस के लकड़े से निकाला जाता है। अगला दिया गया टेनिन। टेनिन जो होता है चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में काम आता है। अगला दिया गया रेजिन। रेजिन जो है कुछ शंकु पौधे से रेजिन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वर्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं कि आवृत्ति बीजी होते हैं। जो आवृत्ति बीजी के बारे में, तो आवृत्ति बीजी जो होते हैं इसमें धान आ जाता है, टोमेटो आ जाते हैं, लिली आ जाते हैं, एप्पल आ जाते हैं, मैग्नोलिया आ जाते हैं। ये सब जो पौधे हैं ये आवृत्त बीजी होते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं, एक बार देख लेते हैं आवृत्त बीजी क्या होते हैं। तो इस उप समूह के पौधे के बीज फल के अंदर होते हैं। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, तो पौधे के बीज जो होते हैं फल के अंदर होते हैं। इनके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। आवृत्त बीजी जो होते हैं इसमें क्या होता है कि इसका बीज जो होता है फल के अंदर होता है, और इसमें जड़, पत्ती, फूल और फल और बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उप समूह के पौधे में बीज पत्री होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। तो इसको बारे में हम अलग अलग से देख लेते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं एक बीज पत्री क्या होता है। एक बीज पत्री जो है उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होते हैं, उसे हम लोग एक बीज पत्री के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इस कुल का नाम एवं प्रमुख पौधे का निम्न नाम जो दिया गया है इस नीचे दिया गया, तो इसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कुल का नाम दिया गया है लिलिएसी। लिलिएसी कुल के जो इसमें आता है ये लहसुन और प्याज आते हैं। फिर वही दिया गया है पिलमी। पिलमी में आते हैं सुपारी, ताड़, नारी और खजूर आते हैं। फिर अगला दिया गया ग्रैमिनेसी। ग्रैमिनेसी में गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि जो ये सब हैं ये जो आते हैं ग्रैमिनेसी में आते हैं। ये देखिए इसका जो क्वेश्चन पूछ देता है इसी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा याद करने का कोशिश कीजिएगा। 2 बार 3 बार इसको रिवीजन कीजिएगा ताकि याद हो जाए। अगला देख लेते हैं द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री क्या होते हैं, तो इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिन पौधे के बीजों के 2 पत्र होते हैं। इसमें वही पौधे आते हैं जिसमें बीजों के 2 पत्र होते हैं, तो उसे हम लोग द्विबीजपत्री कहते हैं। इस कुल का नाम जो है एक प्रमुख पौधे का नाम निम्न श्रेणी में दिया गया है। तो इसका भी जो एग्जाम्पल दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ देता है, इस वजह से इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो देख लेते हैं दिया गया है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी का एग्जाम्पल क्या है, तो मूली, सलजम, सरसों। जो इस किसका एग्जाम्पल है, तो क्रूसीफेरी का है। फिर अगला दिया गया मालवेसी। मालवेसी का एग्जाम्पल क्या है, तो कपास, भिंडी, गुड़हल। फिर अगला दिया गया ल्यूमिनेसी। ल्यूमिनेसी किसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो बबूल, छुई मुई जो एक पौधा होता है, फिर कत्था, गुलमोहर, अशोक, ये सब पौधे जो हैं ल्यूमिनेसी का एग्जाम्पल है। अगला है कंपोजिट। कंपोजिट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो सूरजमुखी, मृगराज, गेंदा, कुसुम, सलाल, डेली। ये सब जो एग्जाम्पल दिया गया एग्जाम्पल पूछ देता है एग्जाम में, इस वजह से आप लोग इसको बार बार रिपीट कीजिएगा। अगला है रूटेसी। रूटेसी के अंतर्गत क्या आते हैं, तो रूटेसी के अंतर्गत नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, ये सब जो आते हैं वो रूटेसी के अंतर्गत आते हैं।
अगला है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी के अंतर्गत तरबूज, खरबूज, टिंडा ये सब आते हैं। फिर अगला दिया गया सोलेनेसी। सोलेनेसी के अंतर्गत जो आता है आलू, मिर्च, बैगन जो है ये सब आता है। अगला है रोजेसी। रोजेसी जो होता है इसके अंतर्गत स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती जो होता है रोजेसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसको पीडीएफ हम दे देंगे, वहां से आप लोग बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है एकदम एग्जाम में पूछ देता है। अब अगला टॉपिक देखने वाले हैं पादप आकारिकी के बारे में, प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं। तो इसको देखने से पहले एक फिगर पहले देख लेते हैं कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में क्या क्या होता है। तो प्लांट के बारे में जो ऊपर में जो होता है, सबसे पहले प्लांट में एक बार समझा देते हैं, बाकी एक एक करके सबका डिस्क्राइब कर देंगे। तो ऊपर में जो होता है यहाँ फ्लावर होता है, फिर यहाँ जो निकलता है ये फ्रूट होता है, फिर ये जो तना होता है उसको हम लोग स्टीम कहते हैं, ये पत्ती होते हैं उसे लीफ कहते हैं। ये सब मिल के सूट सिस्टम होते हैं, जो कि इसमें बर्ड आते हैं। बर्ड जो होता है वो पौधा में जहाँ पत्ती निकला रहता है, एक फिर उसमें से पत्ती जो निकलता है उसी को बर्ड कहते हैं। फिर नोड होता है। नोड जो होता है तना से जहाँ से एक नया ब्रांच निकला होता है उसे हम लोग नोड कहते हैं। और इंटर नोड जो होता है, जो दो ब्रांचों के बीच की दूरी जो होती है उसे इंटर नोड कहा जाता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं नीचे क्या होता है। तो नीचे रूट्स के बारे में भी पढ़ना होता है। रूट जो होता है इसमें प्राइमरी रूट होते हैं, सेकेंडरी रूट होते हैं, जो कि ये दोनों मिलके रूट सिस्टम होते हैं। तो इसी के बारे में इस टॉपिक में हम क्लियर करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देख लेते हैं इसको एक एक करके। तो दिया गया पादप आकारिकी, यह जो होता है प्लांट मॉर्फोलॉजी होता है। तो आकारिकी क्या होता है। तो आकारिकी जो होता है विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों में जो गुणों का अध्ययन कहलाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आकारिकी कहते हैं। अब जानते हैं कि जड़ क्या होता है। तो जड़ जो होता है, जड़ पौधे के अवरोही भाग में होता है। अवरोही भाग मतलब जड़ के नीचे वाले भाग में होते हैं, जो कि मूलांकर से विकसित होता है। यह कैसे विकसित होता है, तो यह मूलांकर या बीज से विकसित होता है। जड़ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है मूसला जड़, दूसरा होता है अपस्थानिक जड़। याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं। तो टैप रूट होते हैं और एक होता है अपस्थानिक रूट होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जड़ जो होता है सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है। याद रखिएगा जड़ जो होता है, मिट्टी अगर ये है तो जड़ जो होते हैं कभी भी मिट्टी के नीचे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, तो सूर्य से सदैव जो होते हैं दूर रहते हैं और मुख्य भूमि में यह अपना विकास करते रहते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ दिया गया कुछ एग्जाम्पल दिया गया या हाईलाइट करके दिया गया। जैसे मूसला जड़े का रूपांतरण क्या होता है, तो शंकु आकार का जो होता है उसका रूपांतरण जो होता है गाजर हो जाता है। फिर कुंभ रूप जो होता है वह सलजम और चुकंदर हो जाता है। फिर तुर्की रूस्पी जो होता है इसे मूली होता है। तो ये दिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं अब हम लोग तना के बारे में। तना के बारे में देखते हैं, दिया गया है यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह पांकुर से विकसित होता है तथा पौधे का रोह तंत्र का बनता है। इसका देखिए यहाँ दिया गया है, कुछ तने का रूपांतरण दिया गया है। जैसे भूमिगत तने का उदाहरण दिया गया, जैसे कंद दिया गया है। कंद जो होता है आलू होता है। फिर घन कंद होता है जिसे हम लोग बंडा या केसर कहते हैं। फिर साल कंद जो होता है प्याज होता है। फिर प्रकंद होता है। प्रकंद जो होता है इसमें हल्दी और अदरक होता है। ये उदाहरण दिया गया भूमिगत तने का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला दिया गया लीफ। लीफ के बारे में देख लेते हैं। यह हरे रंग का होता है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया और भोजन बनाना होता है। जो कि यह लीफ कैसा होता है, यह हरे रंग का होता है। जो कि यह इसका मुख्य कार्य क्या है, तो यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना इसका मुख्य कार्य है। अगला देख लेते हैं फूल के बारे में। फूल क्या होता है, यह पौधे का जनन अंग है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पौधे का जनन अंग कौन सा होता है। तो पौधे का जनन अंग जो होता है वो पुष्प होता है, फ्लावर होता है। पुष्प के बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंगम और जयांग पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुष्प में क्या क्या पाया जाता है, तो पाया जाता है तो दलपुंज, दलपुंज, पुंग, उसके बाद जयांग, ये सब पाया जाता है। इसमें से पुमंग नर जनन अंग और जयांग जो होता है मादा जनन अंग होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पौधे का नर जनन अंग क्या होता है। तो नर जनन अंग जो होता है पुमंग होता है, जबकि मादा जनन अंग क्या होता है, तो जयांग होता है। अगला देख लेते हैं पुमंग क्या होता है। तो एक एक करके सबके बारे में हम विस्तृत से जान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए पुमंग जो होता है, पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं, जिसे पुंकेसर से में परागण पाए जाते हैं। अगला दिया गया जयांग। जयांग क्या होता है, तो इसमें अंडप होते हैं। याद रखिएगा जयांग में अंडप पाया जाता है, जो कि अंडप के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा, तो अंडाशय होते हैं, वर्कित स्टाइल होते हैं, फिर वर्ती काग्र जिसके हम लोग स्टिग्मा कहते हैं।
फिर अगला देख लेते हैं परागन। परागन क्या होता है? पराग कोश से निकलकर अंडक के वर्गिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। जो कि परागकण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन वह होता है जो खुद से परागन करता हो, और परपरागन वह होता है जो किसी दूसरे पे निर्भर हो। तो देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है जैसे कैसे परागन होता है। कि इसमें क्या होता है कि पहले पोलर न्यूक्लियर और एग इसमें आता है, यहाँ जो होता है उस पार्ट में, उसके बाद इसमें विकसित होते होते लास्ट में सीडिंग होता है, ये प्रक्रिया होता है। तो इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। आइए अगला देखते हैं निषेचन। निषेचन क्या होता है? तो निषेचन के बारे में यहाँ आपको दिखा दिए हैं फिगर में। यहाँ क्या है कि आप लोग पौधे के द्वारा जब निषेचित होता है तो इस पार्ट में आता है। इस पार्ट में इसको हम लोग क्या करते हैं? तो स्पेल न्यूक्लिया होता है जिसके सेपल में पाया जाता है, जो कि सेपल जो होता है बाहरी होता है, उसके अंदर ये होता है। तो इसमें जो होता है इसमें पोलर न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई होता है। इसके बाद ये प्रक्रिया करते करते जाइगोट के फॉर्म लेता है, फिर इंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद एम्ब्रायो स्टेट में जाता है, उसके बाद सीडिंग हो जाता है। ये प्रक्रिया जो है इसके बारे में हम विस्तृत से जान लेते हैं। निषेचन के बारे में जानते हैं। पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचता है और पराग नर की वह छोड़ देता है, जिसके बाद एक नर युग्म और अंडकोशीय का संयोजक करता है। इसे हम लोग निषेचक कहते हैं। निषेचक अंड युग्म जाइगोट कहलाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि निषेचित अंड क्या कहलाता है? तो निषेचित अंड जो होता है यह युग्मक, या उसी को अंग्रेजी में हम लोग जाइगोट कहते हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया आवर्तबीजी में निषेचन जो होता है कैसे होता है? तो आवर्तबीजी में निषेचन जो है त्रिसंलग्न, जबकि अन्य वर्ग के पौधे में द्विसंलयन होता है। याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। आवर्तबीजी में निषेचन जो होता है त्रिक संलयन के द्वारा होता है, जबकि अन्य वर्ग के पौधे में द्विसंलयन के द्वारा होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है अनिषेचित फल। अनिषेचित फल किसे कहते हैं? तो कुछ पौधे में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेचित फल कहते हैं। जैसे तो साधारणतः इस प्रकार के फल जो होते हैं बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये जो एग्जाम्पल है अनिषेचित फल के एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं फल का निर्माण। फल का निर्माण कैसे होता है? तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है। याद रखिएगा, फल का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अंडाशय में होता है, जो कि संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? तो सरल फल, पुंज फल और संग्रहित फल। तो सरल फल जो होता है इसका एग्जाम्पल दिया गया अमरूद, केला आदि जो है, यह किसका फल एग्जाम्पल है? तो यह सरल फल का एग्जाम्पल है। फिर अगला जो है पुंज फल। पुंज फल का एग्जाम्पल जो होता है स्ट्रॉबेरी, रसभरी जो है यह पुंज फल का उदाहरण है। अगला है संग्राथिक फल, जो कि यह किसका है? यह कटहल, सहतूत का उदाहरण है। अगला देख लेते हैं पॉइंट क्या दिया गया। तो अगला दिया गया कुछ फलों का निर्माण में बाह्य दल पुंज और पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब, कटहल जो है किसका एग्जाम्पल है? तो यह जो है असत्य फल का एग्जाम्पल है। अगला यहाँ दिया गया कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग के बारे में दिया गया, तो देख लेते हैं एक एक करके। तो सेब का खाने वाला भाग क्या होता है? तो पुष्पासन होता है। अगला है नाशपाती। नाशपाती का क्या होता है? तो पुष्पासन होता है। आम, जिसका मध्य फल भित्ति होता है। अगला अमरूद। अमरूद का फल भित्ति और बीजांडाशय खाते हैं। फिर अंगूर जो होता है उसका फल भित्ति और बीजांडाशन कहते हैं। फिर पपीता दिया गया मध्य फल भित्ति खाते हैं। फिर नारियल भ्रूणपोष खाते हैं। टमाटर जो होता है फल भित्ति और बीजांडाशय खाते हैं। फिर केला जो होता है मध्य और अंत भित्ति खाते हैं। ये जो दिया गया है ये 18 दिया गया है। ये आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह जो होता है इससे क्वेश्चन पूछ देता है। अब आगे हम देखते हैं पादप उत्तक। पादप उत्तक के बारे में एक बार जान लेते हैं, यह क्या होता है। तो पादप उत्तक जो होते हैं प्लांट टिश्यू, यह 2 प्रकार के होते हैं। यह कौन कौन से होते हैं? तो विभाज्योतिक उत्तक होते हैं, अस्थायी उत्तक होते हैं। याद रखिएगा कितने टाइप के होते हैं। तो विभाज्योतिक उत्तक और अस्थायी उत्तक होते हैं। यह विभाज्योतिक उत्तक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पार्ट होता है इसका? तो शीर्ष विभाज्योतिक, पार्श्व विभाज्योतिक और अंतर्वेशी विभाजित होते हैं। फिर यहाँ देख लेते हैं अब अस्थायी उत्तक के बारे में। अस्थायी उत्तक जो होता है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सरल उत्तक होते हैं और जटिल उत्तक होते हैं। याद रखिएगा, सरल उत्तक और जटिल उत्तक किसका एग्जाम्पल है? यह जो है किसका पार्ट है? तो यह जो है अस्थायी उत्तक का है। तो सरल उत्तक जो होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं एक मृदु उत्तक, उसके बाद स्थूल कोण उत्तक, उसके बाद दृढ़ उत्तक होते हैं।
फिर जटिल ऊतक जो होते हैं यह जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ये याद रखिएगा। तो एक एक करके सबके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं, इसमें इसको भी कवर करेंगे इसी पार्ट में। तो आइए देखते हैं, इसको आज देख लेते हैं। यहाँ जो दिया गया है, यहाँ ये एग्जाम्पल है पादप ऊतक का, जो कि विभाज्योतिक ऊतक का एग्जाम्पल है। यह जो दिया गया है यह एग्जाम्पल टिश्यू का है, जो कि ऊपर की तरफ जो बढ़ता है उसे हम एपिकल कहते हैं, नीचे की तरफ जो जाता है उसे हम लोग लेटरल कहते हैं, और बीच में जो बढ़ता है उसे इंटरेस्टली कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। ऊतक के बारे में सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि इसमें पूरा प्लांट टिश्यू को कवर करेंगे। देख लेते हैं, दिया गया है ऊतक। ऊतक दिया गया है कि समान उत्पत्ति, संरचना और कार्यों वाली कोशिकाओं की समूह को क्या कहा जाता है, तो ऊतक कहा जाता है। विभाज्योतिक ऊतक क्या होता है? पौधे के वर्धी क्षेत्र को विभाज्योतक कहते हैं। इनमें बनी संतति कोशिका वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती है। विभाज्योतक ऊतक के विशिष्ट लक्षण निम्न है। कौन कौन से लक्षण दिया गया है तो देख लेते हैं। दिया गया है ये गोल, अंडाकार और बहुभुजाकार होते हैं। इनकी भितियाँ पतली एवं एक सार होती हैं। जीव द्रव सघन, केंद्रक बड़े और रसधानी छोटी होती हैं। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थानों के अभाव होता है। याद रखिएगा, ये जो होते हैं गोल होते हैं, अंडाकार होते हैं और बहुभुजाकार होते हैं, जो कि इनकी भितियाँ पतली और एक सार होते हैं। जीव द्रव सघन, केंद्रक बड़े और रसधानी होते हैं। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकाओं स्थान के बीच अभाव होता है। अगला देख लेते हैं, सीसार्थ विभाज्योतक। यह जो होता है ये ऊतक जड़ों के अथवा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं तथा पौधे के प्राथमिक वृद्धि, विशेषकर लंबाई में वृद्धि जो होता है वह शीर्षक बीजाभूतक के कारण होता है। तो इस वजह से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि वृद्धि का कारण मुख्य कौन सा ऊतक है। तो यह जो हो जाएगा सीसर्थ विभाज्योतक हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया पार्श्व विभाज्योतक। पार्श्व विभाज्योतक जो होता है इसमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है तथा इससे तना और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि पौधे के किस ऊतक के कारण मोटाई में वृद्धि होती है। तो यह जो होती है पार्श्व विभाज्योतक के कारण होती है। अगला है अंतर्वेशीय विभाज्योतक। अंतर्वेशीय विभाज्योतक जो है यह वास्तव में सीसर्थ विभाज्योतक का उदाहरण है, जो बीच में अस्थायी ऊतकों का आ जाने से अलग हो गया है। इसकी क्रियाशीलता से ही पौधे लंबाई में वृद्धि करती हैं। याद रखिएगा, अंतर्वेदीय विभाज्योतक है, इससे पौधे की लंबाई में ही वृद्धि होती है। इसकी महानता वैसे पौधे के लिए है जिसकी सीसार्थ को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। जैसे कोई पौधा होता है जिसे कोई जानवर खा जाते हैं या वो टूट जाता है, तो उसमें कौन सा प्रयोग होता है, उसमें कौन सा ऊतक काम करता है, तो वह जो करता है अंतर्वेशीय विभाज्योतक करता है। जैसे सीसार के खा लिए जाने के कारण ये पौधे अंतर्वेशीय विभाज्योतक की सहायता से ही वृद्धि करता है। जैसे घास जो होते हैं वह इसी के द्वारा फिर से बड़े हो जाते हैं। अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं अस्थायी ऊतक के बारे में। अस्थायी ऊतक क्या होता है? तो यह जो होता है, देखिए यहाँ दिया गया फ्लोएम, ये होता है कि पेड़ पौधे में जो ये ऊपर की तरफ दिखाया गया, ये फ्लोएम दिखाया गया। फिर ये जाइलम होता है, फिर ये ट्राइकोड होता है, वेसल होता है। यह जाइलम फ्लोएम होता है, जो कि यह पानी और इस ऊपर ले जाने और लाने में सहायता करता है। तो देख लेते हैं एक एक करके। जैसे अस्थायी ऊतक के बारे में दिया गया, अस्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं से बने होते हैं जिन्हें विभाजक की क्षमता खो चुकी है तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभक्त हो चुकी हैं। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। अगला दिया गया अस्थायी ऊतक की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसकी कोशिका के विभाजन का क्षमता नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस ऊतक में कोशिका के विभाजन की क्षमता नहीं होता है। तो ये अस्थायी ऊतक जो होता है इसमें कोशिका के विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये विभाज्योतक ऊतकों के विभाजन के पश्चात बनती है। इसकी कोशिका की आकृति जो होता है माप और सरल संरचना निश्चित होती है। अगला दिया गया है कोशिका भित्ति न तो बहुत महीन होता है और न ही बहुत मोटी होती है। अगला दिया गया इसकी कोशिका बड़ी होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका इसकी कैसी होती है। तो कोशिका जो होती है बड़ी होती है। इसमें कोशिका द्रव पाया जाता है। अंतर कोशिका अंतराल मौजूद होते हैं। अगला दिया गया क्लोनकाइमा में अंतर कोशिका स्थान अनुपस्थित रहता है, जो कि एक अस्थायी ऊतक है जिसमें क्या अनुपस्थिति रहता है। तो क्लोनकाइमा जो है इसमें अंतर कोशिका स्थान अनुपस्थिति होता है। फिर अगला देख लेते हैं सरल ऊतक। सरल ऊतक क्या होता है? सिंपल टिश्यू। यदि अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिका के बने होते हैं तो इन्हें सरल ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि सरल ऊतक किसे कहा जाता है। क्या अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिका के अगर बने होते हैं
तो उसे हम लोग सरल ऊतक कहते हैं। जैसे अगला दिया गया, सरल अस्थायी ऊतक को इसके कार्य और कोशिका संरचना के आधार पर 3 श्रेणी में बांटा गया है। तो ये देख लेते हैं 3 श्रेणी कौन कौन सा है। तो पहला दिया गया पेरिनकाइमा। पेरिनकाइमा जो होता है पतली सेलुलेसिक दीवारों के साथ गोलाकार आइसोडाइमेट्रिक कोशिकाओं के साथ जीवित ऊतक है। अगला देखते हैं, दिया गया है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होता है अंडाकार और बहुभुज आकार की कोशिकाओं के साथ जीवित यांत्रिक ऊतक। इसमें कोई अंतर कोशीय स्थान नहीं होता है और सेलुलोज, हेमिकेलुलोज और पैक्टिन की मोटाई के साथ दीवार होती है। अगला दिया गया है रुक्लेनकाइमा। तो रुक्लेनकाइमा जो होता है मृत यांत्रिक ऊतक जैसे अत्यधिक मोटी या लिग्निफाइड दीवारों के साथ लंबी पतली कोशिकाओं के साथ यह होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है जो कि नोट करके दिया गया है कि अस्केलेनकाइमा जो होता है तंतु पौधे के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि तंतु पौधे के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक कौन सा होता है, तो एस्केलेनकाइमा होता है। अगला देख लेते हैं जटिल ऊतक। जो अगला एग्जाम्पल दिया गया जटिल ऊतक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यह जो होता है यदि अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो उन्हें हम लोग जटिल ऊतक कहते हैं। जो कि जटिल ऊतक में क्या होता है, तो इसका एक होता है, अगला हम देखते हैं जाइलम। जाइलम क्या होता है, तो इसे प्रायः क्रास्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जाइलम को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग क्रास्ट या वुड के नाम से जानते हैं। जो कि संवहनी ऊतक है। यह कैसा एक है, तो कनेक्टिविटी इस टिश्यू है, संवहनी ऊतक है। इसके दो मुख्य कार्य हैं। इसका मुख्य क्या है, तो इसका मुख्य सबसे पहला जो है जल और खनिज लवणों का संवहन करना, एक जगह से दूसरे जगह नीचे से ऊपर पहुंचाना, यह किसका काम है, यह जो है जाइलम का कारण है। अगला इसका काम जो होता है यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। इसमें यांत्रिक जो दृढ़ता, यांत्रिक मतलब स्ट्रॉन्ग इसको बनाना, इस जाइलम का ही मुख्य कार्य है। अगला देख लेते हैं, दिया गया पौधे के आयु की गणना जाइलम ऊतक की वार्षिक वलय के गिनकर ही किया जाता है। पौधे की आयु का निर्धारण यह विधि क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, यह क्वेश्चन पूछा भी है कि पौधे के आयु की गणना कैसे किया जाता है। तो पौधे की आयु की गणना जो है जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिन कर ही किया जाता है। अब पौधे के आयु की निर्धारण की विधि को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। अगला जो दिया गया है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, तो यह भी एक संवहन ऊतक है। जो कि इसका मुख्य कार्य होता है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पौधे के भोजन को जो पत्ती के द्वारा निर्माण किया जाता है वो चारों तरफ कौन पहुंचाता है, यह जो पहुंचाता है फ्लोएम पहुंचाता है। और जल को कौन पहुंचाता है, तो जल को जाइलम पहुंचाता है। तो याद रखने का तरीका याद रखिएगा, जल जो होता है जल से जाइलम हो जाएगा और फ्लोएम जो होता जाएगा वो फ्लो करेगा खाना को। तो फ्लो खाना जब खाएंगे तभी बढ़ेगा, तो इस वजह से फ्लोएम को याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, अगला जो दिया गया है प्रकाश संश्लेषण दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं फिगर के। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह सूर्य की रोशनी के प्रेजेंस में होता है। जो कि सनलाइट अगर प्रेजेंस ना रहा हो और क्लोरोफिल इसमें जो पाया जाता है वही उसका क्लोरोफिल के साथ रिएक्शन करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बनता है। जो कि इसमें CO2 जाता है और ऑक्सीजन जो होता है बाहर निकलता है और ग्लूकोज बाहर निकलता है। याद रखिएगा, पानी कहाँ से इसमें ग्रहण होता है, तो पानी जो होता है जल के अंदर, मिट्टी के अंदर से ग्रहण करता है। तो याद रखिएगा इसमें जो प्रोसेस है क्या होता है, तो सनलाइट लेता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसके बाद ऑक्सीजन बाहर निकलता है और शुगर बाहर निकलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या बाहर निकलता है और क्या अंदर होता है। तो अंदर जो होता है सनलाइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद ऑक्सीजन जो होता है और ग्लूकोज जो होता है बाहर निकलता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण जिसे हम लोग अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण का प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया क्या होती है, तो पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कि 6 CO2 लेते हैं और 12 H2O जब होता है तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिन के प्रेजेंस में जब यह रिएक्ट होता है तो बनता है C6H12O6, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, फिर से एक बार इसमें लिखित भाषा में दिया गया है। तो दिया गया प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है, तो इसमें आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पानी होता है, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश है। 4 चीज की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। जो कि स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जो होते हैं जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं।
क्वेश्चन पूछ देगा कि स्थलीय पौधे जैसे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो वैसे ही जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। तो यह जो लेते हैं जल में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उससे लेते हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि पत्ती की कोशिकाओं में जल सीरा में परासरण द्वारा एवं CO2 वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि पत्ती की कोशिकाओं में जल सिरे से परासरण द्वारा होता है जबकि CO2 वायुमंडल में विसरण द्वारा होता है। अगला दिया गया पॉइंट कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधे की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन इसी जल का अपघटन से प्राप्त होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि हरे रंग का वर्णक पत्तियों में क्या है, तो वह जो है क्लोरोफिल होता है, जो कि इसके 4 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो क्लोरोफिल ए होते हैं, क्लोरोफिल बी होते हैं और कैरोटीन होते हैं और जेंथ्रोफिल होते हैं। यही कैरोटीन जब बढ़ जाता है तो पत्ती का पीला रंग हो जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए और बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता रहता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस का मुख्य केंद्र क्या है, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हरे रंग का होता है। यही जो होता है फोटोसिंथेसिस का मुख्य केंद्र होता है। अगला देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होते हैं। फिर अगला दिया गया क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग का ग्रहण करता है। क्वेश्चन पूछ देगा क्लोरोफिल प्रकाश में कौन से कलर का वो अपने अंदर ग्रहण करता है, तो यह जो करता है बैगनी, नीला रंग और लाल रंग का ग्रहण करता है। अगला दिया गया प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश से सबसे अधिक और बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन ऑक्सीडेशन और उपचयन रिडक्शन की अभिक्रिया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी क्रिया है, यह जो है उपचयन की, ऑक्सीडेशन की, अपचयन जो कि रिडक्शन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। याद रखिएगा, इसमें जल का अपचयन कैसे होता है, तो ऑक्सीजन के बनने के साथ होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया प्रकाश संश्लेषण क्रिया की 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो प्रकाश रासायनिक क्रिया एक होती है और रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया होती है। याद रखिएगा कौन कौन सा होता है, तो प्रकाश रासायनिक क्रिया होता है जिसे हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, और एक रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया होता है जिसे हम लोग डार्क केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। तो प्रकाश रासायनिक क्रिया जो होता है, यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना में के भाग में संपन्न होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश रासायनिक क्रिया किस भाग में होता है, तो क्लोरोफिल के ग्रेना के भाग में होता है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग हील क्रिया के नाम से भी जानते हैं। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP एवं NADPH निकलता है, जो कि रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया संचालित करने में मदद करता है। अगला देख लेते हैं, रासायनिक प्रकाशहीन जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि रासायनिक प्रकाशविहीन प्रक्रिया जो है यह कहाँ होता है, तो यह क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा में स्टार्च बनता है। याद रखिएगा, इसी क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अपचयन होकर शर्करा एवं स्टार्च बनाता है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, पादप हार्मोन के बारे में। पादप हार्मोन के बारे में इसमें देखेंगे तो देखते हैं, इसमें दिया गया पादप हार्मोन जो होता है वो कुल 7 प्रकार के होते हैं, जो कि वो 7 प्रकार में कौन कौन से होते हैं, तो ऑक्जीन होते हैं, जिब्रेलिन होते हैं, साइटोकाइनिन होते हैं, उसके बाद एब्सिसिक एसिड होते हैं, एथिलीन होते हैं, फ्लोरिजेंस होते हैं और ट्राउमेटिन होते हैं। ये 7 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ फिगर में दिया गया है कि कैसे हार्मोन कब काम करता है। तो यहाँ देखिए जिब्रेलिन के बारे में दिया गया है, यहाँ ऑक्सीन के बारे में दिया गया है, यहाँ साइटोकाइनिन के बारे में दिया गया है, उसके बाद दिया गया है इथिलीन के बारे में, उसके बाद दिया गया ऑब्सेसिक एसिड के बारे में। इसमें 5 हार्मोन के बारे में दिया गया कि यह कौन सा कार्य कब करता है। यह जर्मिनेशन के कार्य में जो करता है जिब्रेलिन काम करता है। इसके बारे में बारी बारी से सबके बारे में देखते हैं। तो इसको देख लेते हैं। इसमें आप लोग इस फिगर में एक बार पढ़ने के बाद एक बार फिर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। पहले आप लोग को बता देते हैं, उसके बाद फिगर पे आते हैं। तो देखिए आते हैं पादप हार्मोन के बारे में। यह पौधे के निम्न प्रकार के हार्मोन होते हैं। जैसे पहला जो होता है ऑक्सीन होता है। ऑक्सीन जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीन की खोज किए थे 1880 ईस्वी में डार्विन ने किए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पौधे में ऑक्सीन हार्मोन की खोज किसने किया था, तो यह जो किए थे डार्विन ने किया था 1880 ईस्वी में।
जो कि यह पौधे की वृद्धि की नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। यह क्या करता है, तो पौधे की वृद्धि करने के नियंत्रण जो करता है उसी को हम लोग ऑक्सीन हार्मोन कहते हैं। यही अगला लाइन दिया गया है कि इसका निर्माण जो होता है पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है ऑक्सीन जो हार्मोन है उसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण जो होता है पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका प्रमुख कार्य जो है इसके कारण पौधे में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाएं की वृद्धि रुक जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि जो होता है इसमें रुक जाता है। यह पत्तियों का विगलन रोकता है, यह खर पतवार को नष्ट कर देता है। यह क्या होता है कि पत्तियों को मतलब ये सड़ने गलने से रोकता है और यह जो खर पतवार जो होता है उसे नष्ट कर देता है। इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किया जाता है तथा यह फसलों को गिरने से भी बचाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि किस हार्मोन के कारण फल गिरने से बचता है, तो यह जो बचता है यह ऑक्सीन हार्मोन के कारण बचता है। याद रखिएगा ऑक्सीन हार्मोन जो है उसी कारण फल गिरता नहीं है, फेंड से उसी पे टिका हुआ रहता है। अगला देखते हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन दिया गया, इसकी खोज जो किए थे वैज्ञानिक जो थे कुरोसोवा ने 1926 में किए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किसने किया था, तो कुरोसोवा ने किए थे। अगला देख लेते हैं, यह क्या करता है, बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में मदद करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है फूल बनने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो यह जो होता है जिब्रेलिन होता है। अब बीजों की प्रसूति भंग कर उसके अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। अगला देख लेते हैं, काष्ठीय पौधे में एघा की सक्रियता को बढ़ाता है। मतलब कि काष्ठीय पौधे जो होते हैं उसमें एघा कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाता है, जो कि इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल तथा फूलों के उत्पादन किया जाता है। ये फल और फूल पे उपज ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम लोग जिब्रालिन हार्मोन का छिड़काव करते हैं। अगला दिया गया, जिब्रालिन जो है जिब्रेलिन कवक से निकाला जाता है। यह कैसे निकलता है, तो यह जिब्रेलिन कवक से निकाले जाते हैं। अगला देखते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बारे में जान लेते हैं, तो इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज मिलर ने 1955 में किया था, परंतु उसका नामकरण किसने किया, तो नामकरण जो किए थे लिथाम ने किए थे। यह प्राकृतिक रूप से यह ऑक्सीन के साथ मिलकर काम करता है। यह क्या है कि साइटोकाइनिन जो होता है स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता है, यह जो काम करता है यह ऑक्सीन हार्मोन के प्रेजेंस में काम करता है। ऑक्सीन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जीवाणुता को रोकता है, वह जीवन काल को उसको बनाए रखने में यह काम करता है। तो ये मतलब उसका जीवन काल ज़्यादा है, यह इसी वजह से जीवाणुता को रोकता है। यह आरएनए और प्रोटीन का बनाने में सहायता होता है। यह क्या होता है कि आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक करता है। अगला दिया गया, यह बौने पौधों को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौने पौधों के लिए लंबा करने के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, यह जो किया जाता है साइनोकाइटिन का किया जाता है। याद रखिएगा साइटोकाइनिन जो है इसका प्रयोग बौने पौधों को लंबा करने के लिए किया जाता है। अगला देख लेते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है यह हार्मोन की खोज पहले जो किए थे कांस और एडिकोट ने तथा बाद में वेरेलिंगी ने किए थे। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, यह बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है। यह पत्तियों के विलंघन के में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्प में बाधक होता है। याद रखिएगा इस पुष्पन में बाधक होता है। यह क्या करता है कि सुषुप्तावस्था बनाए रखता है और वृद्धारोधक का हार्मोन है। अगला देख लेते हैं, दिया गया एथिलीन। एथिलीन क्या होता है, ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। याद रखिएगा कौन सा एक हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है एथिलीन, जो कि हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1662 इसमें प्रमाणित किया। यह फलों को पकने में और मादा पुष्प को संख्या में वृद्धि करने में होता है, जबकि पत्ती पुष्प और फूलों को विगलन को प्रेरित करता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस क्या होता है, तो फ्लोरीजेंस जो होता है ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों को खिलने में मदद करता है। या जो बनता है या पत्तियों में इसका निर्माण होता है लेकिन ये फूल को खिलने में भी मदद करता है। इन्हें फूल खिलने वाले हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है फूल खिलने वाले हार्मोन किसे कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है फ्लोरीजेंस को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन क्या होता है, तो ट्राउमेटिन जो होता है एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो कि इसका निर्माण जो होता है घायल कोशिका में होता है और पौधे का जख्म भर देता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि पौधे का जख्म भरने में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो यह जो होता है टाउमेटिन होता है।
अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं जो कि पादप रोग के बारे में जानते हैं कि पादप रोग कौन कौन से होते हैं। तो पादप रोग जानने से पहले जैसे देख लिए यहाँ दिया गया टोबैको मोजो वायरस दिया गया कैसे ये होता है, फिर यहाँ कर्ली फ्लावर मोजिक वायरस दिया गया है, फिर बैरली येलो ड्राउन्फ दिया गया है, फिर उसके बाद बज ब्लाइट दिया गया है। इसके बारे में हम पूरा एक एक के बारे में चर्चा करते हैं कौन कौन सा विषाणु या किस कारण से कौन सा रोग होता है। तो देखते हैं पादप रोग के बारे में। तो इसमें जो पहला दिया गया यह विषाणु जनित रोग के बारे में चर्चा किया गया। तो देख लेते हैं विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं। तो विषाणु जनित रोग जो होता है वह तो तंबाकू की मोजैक रोग जो है एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं और पत्तियां का क्या होता है तो इसमें क्लोरोफिल नष्ट होने लगता है। इस रोग के कारण टोबैको मोजैक वायरस TMV है। अगला देख लेते हैं इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है। कि इसका नियंत्रण रोग से प्रभावित पौधे के इकट्ठा कर जला देना चाहिए। अगला देख लेते हैं दिया गया पोटैटो मोजैक। पोटैटो मोजैक जो दिया गया यह रोग पोटैटो मोजैक एक्स से होता है जिसमें पत्तियों में चितकबरापन और बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होता है। अगला दिया गया बांकी टॉप ऑफ द बनाना जो कि यह रोग बनाना वायरस प्रथम द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौने और तथा सभी पत्तियां सीखा और गुलमद एकत्रित हो जाते हैं। अगला देख लेते हैं दिया गया रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन वाला रोग कौन सा होता है तो हरी महीनता एवं विषाणु जनित रंग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला सफेद या मोजैक प्रोटीन का हो जाता है तथा यह इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछता है वो आपको यही क्वेश्चन पूछेगा ये किससे द्वारा यह रोग होता है। विषाणु जनित रोग द्वारा याद रखिएगा तंबाकू का मोजैक रोग होता है, उसके बाद पोटैटो मोजैक रोग होता है, उसके बाद बांकी टॉप ऑफ बनाना होता है, उसके बाद रंग परिवर्तन। ये सब कैसा है तो ये विषाणु जनित रोग है। अगला जो देखने वाले हैं कवक जनित रोग के बारे में देखने वाले हैं। तो इसके बारे में भी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट बता दे रहे हैं कौन कौन सा रोग होता है क्योंकि इसका PDF दे देंगे, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, यही पूछता है कि वह किस से जनित रोग है। तो यह जो होता है कवक जनित रोग जो है वाट रोग होता है कवक जनित। अगला दिया गया है उत्तर भावी अंगमारी रोग जो होता है यह भी कवक द्वारा होता है। फिर अगला दिया है टीका रोग। टीका रोग जो होता है यह भी कवक रोग द्वारा होता है जो कि मूंगफली में होता है। एक बार थोड़ा इसका ये भी बता देते हैं कि इस पौधा में होता है तो वाट रोग जो होता है आलू में होता है। और अगला दिया गया उत्तर भावी अंगमारी रोग जो कि यह जो होता है आलू में होता है। अगला दिया गया टीका रोग। टीका रोग जो होता है यह मूंगफली में होता है। अगला दिया गया ग्रीन ईयर रोग या डाउनी मिड्यूल, तो यह जो होता है यह बाजरा में होता है। अगला दिया गया लाल सड़न रोग। लाल सड़न रोग जो होता है वो गन्ना में होता है। अगला दिया गया कीटू रोग। कीटू रोग जो होता है वो गेहूं में होता है। जबकि अगला दिया गया ढीला कंड रोग जो कि ये भी गेहूं में होता है। अगला दिया गया इरगाट रोग। इरगाट रोग जो है वो बाजरा में होता है। अगला दिया गया अस्मट। अस्मट ये भी बाजरा में होता है। झुलसा अरहर में होता है। उसके बाद इरगाट जो है राई में होता है। ये जो सब रोग दिया गया था यह सब कवक के द्वारा होने वाला रोग है। तो ये सब कवक द्वारा होने वाला रोग को आप लोग याद कीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ देता है। अगला हम लोग देखने वाले हैं अब जीवाणु जनित रोग। अगला है जीवाणु जनित रोग के बारे में। तो जीवाणु जनित रोग जो है सबसे पहले इसमें दिया गया आलू का सैथिल रोग। आलू का सैथिल रोग जो है इसमें क्या होता है रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। और इस रोग में कारण क्या है, इसका मुख्य कारण जो है स्टूडोमेनाइस सेलोनेसिए नामक एक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। अगला देख लेते हैं दिया गया ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। ये इसमें क्या होता है तो इसका मुख्य कारण ही याद रखिए इस जो होता है जेंथ्रोमांस होता है। अगला देख लेते हैं धान की अंगमारी रोग। धान की अंगमारी रोग जो है जेंथ्रोमाइनस एरोजाई नामक जीवाणु के कारण होता है। अगला दिया गया साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर जो है इसका कारण जो होता है वह एंथोमोनस एक्सोपोडिस नामक जीवाणु के कारण होता है जिसकी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ था तो उत्पत्ति जो हुआ था चीन से हुआ था। अगला जो है गेहूं का टुंडा रोग। गेहूं का टुंडा रोग जो है यह जो ये क्या होता है कि जीवाणु जो होता है वह एंजुइना और ट्रिक्रिया नामक नोमेटेड होता है। यह रोग पत्तियों के नीचे का भाग मुरझा कर मुड़ जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो गेहूं का टुंडा रोग कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग कौन कौन सा होता है, कौन से तत्व से कौन सा होता है। तो ये जो पत्ती में
ये हो जाता है इसके डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से होता है। यहाँ जो दिया गया है ये क्लोरीन की कमी से होता है। फिर यहाँ दिया गया है मोलिब्डेनम के कमी से होता है। फिर यहाँ जिंक की कमी से दिया गया, कॉपर की कमी से दिया गया, तो ये मैग्नीशियम की कमी से दिया गया। अलग अलग दिखाया गया है कि जब होता है तो वो पत्ती कैसे रूप में होने लगते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग जो है वो कौन कौन सा रोग होता है। इसका पहला दिया गया है आम और बैगन में लिटिल लीफ, तो जो कि यह किसके कमी से होता है, तो यह जस्ता के कमी से होता है। बाकी इसका पीडीएफ में हम दे देंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट देखिए इसमें जो है उसको हम बता देते हैं। जैसे नींबू में डाई बैग, नींबू में डाई बैग जो होता है तांबा के कमी से होता है, जबकि नींबू में लिटिल लीफ तांबा के कमी से। फूल गोभी में ब्राउन रिंग जो कि बोरोन के कमी से। अगला मटर में मार्स रोग जो कि मैग्नीज की कमी से होता है। अगला लीची में पत्ती जलना, ये क्या होता है, पोटेशियम की कमी से होता है। अगला धान में खैरा रोग जो कि जस्ता की कमी से होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि धान में खैरा रोग किसके कारण होता है, तो यह जस्ता की कमी से होता है। फिर यहाँ दिया गया है कि आलू के ब्लैक हट रोग जो कि भंडारण में O2 की कमी के कारण होता है। आंवले में निक्रोसिस किसकी कमी से होता है, तो यह जो होता है बोरोन की कमी से होता है। और सलजम में वाटर कोर मैग्नीज की कमी से। गाजर में कोटर स्पॉन्ट कैल्शियम की कमी से। मक्का में जस्ता की कमी से, मक्का में जो व्हाइट बर्ड होता है वह जस्ता की कमी से होता है। और चुकंदर में हॉट रॉट जो होता है बोरोन की कमी से होता है। अगला देख लेते हैं, वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ अन्य तत्व दिया गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे दिया गया लौंग जो होता है फूल की कली से प्राप्त किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस क्वेश्चन पूछा गया है कि लौंग जो होता है किस भाग से प्राप्त होता है, तो लौंग जो होता है फूल की कली से प्राप्त होता है। फिर दिया गया केसर मसाला जो है बनने में पौधा का वर्तिग्राह भाग काम में लाया जाता है, मतलब केसर जो बनता है मसाला बनाने में उसका स्टिग्मा का प्रयोग करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि हीरोइन अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह जो प्राप्त किया जाता है यह हीरोइन अफीम जो होता है पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। अगला दिया गया एजोला नामक जलीय फर्न को जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला देख लेते हैं जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म क्या है, वे सभी जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों में अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। जैसे जीवित जीवाश्म का पाया जाने वाला प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ था, जो कि उदाहरण जैसे दिया गया है जिनकोंगो, जिंकोंगो जो दिया गया वृक्ष होता है। साइनोबैक्टीरियन फॉर्न, रेड पांडा, उसके बाद कोआल, उसके बाद एडवर्क, उसके बाद लेरोमेट बिल्ली, और उसके बाद सिलिकैंथ, ये सब जो है क्या है, तो जीवाश्म मतलब इसका उदाहरण है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कुनैन जो है किससे प्राप्त होता है, तो कुनैन जो होता है सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुनैन कैसे प्राप्त होता है, तो कुनैन जो होता है यह सिनकोना पादप से प्राप्त होता है। अगला दिया गया पत्ती के लाल और नारंगी और पीला रंग जो होता है कैरोटीनाइड के कारण होता है, जो कि 2,4-D यह विश्व में उत्पादित होने वाला पहला शाकनाशी या खरपतवारनाशी है, जो कि 1940 में पहली बार बना था। क्वेश्चन पूछता है 2,4-D क्या है, यह एक खरपतवारनाशी है। अगला देख लेते हैं, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार कौन सा है, यह जो है आइकोरनिया है, जो कि आर्कोनिया कैसिपिस यानी जलकुंभी, इसी को हम लोग जलकुंभी कहते हैं। यह बंगाल के सुंदर पुष्पों के कारण उगाया गया था, किंतु कुछ ही समय में यह जलाशयों के विनाश करने का कारण बन गया, इसीलिए इसे हम लोग बंगाल के आतंक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दिया गया वाणिज्यिक मूल वाले कार्क जो होते हैं, जो कि क्वेरकस या सुबेर से प्राप्त किया जाता है। अगला दिया गया विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है, तो जल हायान संधि है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है, तो जल हायान संधि है। अगला देख लेते हैं, दिया गया ओक या बंज के पेड़ के दृढ़ फल को बलूत का फल या कहा जाता है, इसकी पत्तियों में पेनिक अम्ल पाया जाता है। अगला देख लेते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, सबसे ज़्यादा पुराना ओक का पेड़ मैंडीविले लुइसिया में स्थित है, जो कि 1500 वर्ष पुराना है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला दिया गया द्रव जलवायु विज्ञान अतीत की जलवायु विविधता को निर्धारित करने के लिए ट्री रिंग ग्रोथ पैटर्न का विश्लेषण करता है। जैव जलवायु विज्ञान जलवायु, मौसम और सजीव जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन है।
आगे दिया गया है, कुछ तथ्य दिया गया और उदाहरण और विवरण दिया गया जो कि हम पीडीएफ में दे देंगे, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। जितने भी अभी हम लोग पढ़े हैं उसी में से यह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ निकाल के एक जगह दिया गया है, इस वजह से इसको हम फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। वो बस इतना ही आज रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।